डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय थेवेनिन प्रमेय बताने जा रहा हूँ। थेवेनिन प्रमेय है, ये थेवेनिन प्रमेय एक जटिल नेटवर्क है जिसके दो टर्मिनल हैं। इस जटिल नेटवर्क को एक सिंपल से सर्किट में बदलना चाहती है या सिंपल से सर्किट में बदलना आपको बताती है जिसमें केवल एक ही स्रोत लगा हो और उसमें केवल एक ही प्रतिबाधा है। ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क हम उस जटिल परिपथ को कहते हैं जिसमें बहुत सारे स्रोत, बहुत सारी प्रतिबाधाएं आपस में जुड़ी हुई हो, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जब किसी परिपथ में, जटिल परिपथ में बहुत सारी प्रतिबाधाएं, बहुत सारे स्रोत आपस में जुड़े हो, उसी स्थिति में परिपथ का विश्लेषण कठिन हो जाता है। तो उसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रमेय यूज करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी टर्मिनल नेटवर्क को एक ऐसे सरल परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक ही तुल्य स्रोत इक्विवेलेंट, चाहे नेटवर्क में कितने ही स्रोत, एक ही स्रोत होगा इक्विवेलेंट और उसके श्रेणी क्रम में एक ही प्रतिबाधा जिसको हम जेड इक्विवेलेंट कहेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ी हो। तो कोई भी अगर जटिल परिपथ है, उसके दो टर्मिनल हैं, तो हम उसको इस प्रमेय की सहायता से ऐसे परिपथ में बदल सकते हैं जिसमें केवल एक ही स्रोत हो जिसकी वोल्टता होगी इक्विवेलेंट और उसके श्रेणी क्रम में एक ही प्रतिबाधा जुड़ी होगी जिसकी वैल्यू होगी जेड इक्विवेलेंट। तो ये जो प्रमेय है हमको एक जटिल नेटवर्क को जिसके दो टर्मिनल हैं उसको एक सरल नेटवर्क में बदलना बताती है। तो इस प्रमेय की सहायता से हम परिपथ का विश्लेषण नहीं करते, विश्लेषण या विभव या धारा नहीं ज्ञात करते। ये परिपथ, ये प्रमेय हमको सरल परिपथ बताना सिखाती है। तो जब एक जटिल नेटवर्क को हम सरल परिपथ में बदल देंगे, उस स्थिति में हमको धारा ज्ञात करना या परिपथ का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। तो ये जो प्रमेय है, ये हमें परिपथ की जो प्रॉब्लम है, जो कठिनाई है परिपथ की, उसका सॉल्यूशन बताता है। यहाँ इक्विवेलेंट दोनों टर्मिनल पर खुले परिपथ में विभव होगा। ये जो दो टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल पर खुले परिपथ में विभव होगा, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा। उस स्थिति में इन दोनों टर्मिनल पर जो विभव नापेंगे वो होगा इक्विवेलेंट और इन दोनों टर्मिनल से अंदर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ जो प्रतिबाधा नापेंगे वो होगा जेड इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट हम ज्ञात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट ज्ञात कर लेंगे तो श्रेणी क्रम में रख देंगे, ये दोनों टर्मिनल वापस प्राप्त हो जाएंगे। एक जटिल परिपथ का हमको ये सरल परिपथ बताना पड़ता है। अब इसका व्यवहार में उपयोग कैसे करेंगे कि दो टर्मिनल नेटवर्क हमको प्राप्त कैसे होगा। तो जो भी परिपथ होगा, उस परिपथ के जिस भी अवयव से हमको धारा ज्ञात करनी है, उस अवयव को हम परिपथ से हटा देंगे। तो मान लीजिए ये जो अवयव है जेड है, इससे हमको धारा ज्ञात करनी है, तो हम इस जेड को परिपथ से हटा देंगे। तो जब इस जेड को परिपथ से हटा देंगे तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स से काम हो जाएंगे और डी। तो हमारा ये जो परिपथ हो गया, ये अब हो गया बी टर्मिनल नेटवर्क या दो टर्मिनल वाला नेटवर्क। तो जिस परिपथ के जिस अवयव से धारा ज्ञात करनी है, सबसे पहले उसको हटाएंगे। हमने मान लिया जेड से धारा ज्ञात करनी है तो जेड को हटा दिया, तो हमारे पास दो टर्मिनल प्राप्त हो गए ए और बी। अब ये प्राप्त किया बी टर्मिनल नेटवर्क। अब इस बी टर्मिनल नेटवर्क को थेवेनिन प्रमेय एक सरल परिपथ में बदलती है जिसमें एक ही स्रोत होगा इक्विवेलेंट और उसके श्रेणी क्रम होगी एक ही प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट दोनों इस परिपथ से ज्ञात किए जाएंगे। उसके बाद में ये जो सरल परिपथ बन गया थेवेनिन प्रमेय से, इसको थेवेनिन तुल्य परिपथ भी कहते हैं, जो थेवेनिन प्रमेय की सहायता से बनता है। तो थेवेनिन तुल्य परिपथ जो हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद इन दोनों टर्मिनल के बीच में वापस जेड को जोड़ देंगे। जेड को जोड़ दिया, जेड को जोड़ने के बाद हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट बन जाता है। इस सिंपल से सर्किट में हम सिंपली ओम का नियम लगा करके जेड से धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो थेवेनिन प्रमेय से हम धारा ज्ञात नहीं करते, थेवेनिन प्रमेय से हम जटिल परिपथ को सरल परिपथ में बदलते हैं और सरल परिपथ में ओम का नियम या किरचॉफ का नियम लगाना बहुत आसान होता है। तो उस स्थिति में हम धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने इस प्रमेय के सत्यापन के लिए ये प्रमेय सही है, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक परिपथ ले लिया। इस परिपथ में तीन प्रतिबाधाएं जुड़ी हैं, जेड1, जेड2, जेड3। इसके
इसके साथ एक और प्रतिबाधा जुड़ी है ZL, ये आसानी के लिए एक ही स्रोत माना है। तो इस एक ही स्रोत में तीन प्रतिबाधा इसके साथ जुड़ी है, Z1 Z2 Z3, और इसके साथ एक प्रतिबाधा जुड़ी है ZL। इस ZL को हमने हटा दिया, एक ही दो टर्मिनल प्राप्त हुए। अब इन दो टर्मिनल से हम इक्विवेलेंट नाप लेंगे, इक्विवेलेंट नाप लेंगे, ZL को वापस जोड़ देंगे, ये थेवेनिन परिपथ से धारा यहाँ ज्ञात है। तो ये जो परिपथ है ये हमने सिंपल परिपथ लिया है, जिस पे हम थेवेनिन प्रमेय भी लगा सकते हैं, जिस पे हम किरचॉफ के नियम भी लगा सकते हैं। तो इस परिपथ से हम पहले किरचॉफ के नियम से धारा ज्ञात कर लेंगे और इसी परिपथ को थेवेनिन तुल्य परिपथ में बदल करके ZL को लगा करके फिर धारा ज्ञात कर लेंगे। अगर ये दोनों धाराएं इस परिपथ से सेम आती हैं, समान आती हैं, तो ये प्रमेय पूर्ण हो जाता है। तो पहले मैं इस परिपथ से फिगर फर्स्ट से इस ZL से बहने वाली धारा का मान करता हूं। तो ZL से बहने वाली धारा ज्ञात करने के लिए हमने इस परिपथ में दो लूप मान लिए, फर्स्ट और सेकंड। इस लूप में बहने वाली धारा मान ली I1, इस लूप में बहने वाली धारा मान ली I2। इस लूप में बहने वाली धारा मान ली हमने I, और इन दोनों लूप के लिए हमने किरचॉफ समीकरण लिखे। तो फर्स्ट लूप के लिए Z1 और Z3 से धारा बह रही है I1, Z1 + Z3 * I1। इस Z3 से एक और धारा बहेगी I ऊपर की तरफ, जो I1 के विपरीत दिशा में होगी, तो -IZ3 = E। ये पहला समीकरण था। दूसरे लूप के लिए अगर किरचॉफ समीकरण लिखें, ये तीनों सीरीज में होंगे, Z2 + Z3 + ZL, इन तीनों में से धारा बह रही है I, Z2 + Z3 + ZL * I। इस Z3 ये दोनों वेरिएंस, ये जो Z3 है दोनों के वेरिएंस लाइन पर है, तो इस पर विभव होगा I के कारण I1 Z3, इसकी डायरेक्शन विपरीत होगा, तो -I1 Z3, और इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास दो लूप से दो किरचॉफ की समीकरण प्राप्त होती है। इन दोनों किरचॉफ की समीकरण से हम I1 को एलिमिनेट कर देते हैं, हमको I चाहिए। तो ये द्विचर समीकरण है, तो इसमें दो चर है I1 को एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो I1 यहां से निकाल करके फर्स्ट में रख देंगे, तो यहां से I1 निकालेंगे, तो Z2 + Z3 + ZL * I/Z3, ये I1 की वैल्यू होगी, ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो Z1 + Z3 I1 की वैल्यू रख दी, Z2 + Z3 + ZL I/Z3 -IZ3 और इक्वल टू E। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो ये Z3 इसका हो जाएगा, EZ3 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, और I इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 + Z3 Z2 + Z3 + ZL, और माइनस Z3 मल्टीप्लाई होगा तो Z3 स्क्वायर। अब और आगे शुरू करेंगे, तो ये तो Z3 स्क्वायर है, ये Z3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो Z3 स्क्वायर यहां भी आएगा, तो Z3 स्क्वायर कैंसिल होगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो EZ3 अपॉन Z1 + Z3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा Z2 + ZL, और Z3 को अगर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें से Z3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा Z1 Z। इस तरह हमारे पास इस फिगर फर्स्ट से किरचॉफ के नियम के द्वारा इस लोड ZL से बहने वाली धारा का मान प्राप्त होता है, EZ3 अपॉन Z1 + Z3 * Z2 + ZL + Z1 Z। तो ये तो हम किरचॉफ के नियम से धारा ज्ञात करते हैं। अब हम इस परिपथ का थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाते हैं। तो सबसे पहले ZL को हमने हटाया, ZL को हटाया तो ये टर्मिनल नेटवर्क बना, इसमें दो टर्मिनल हो गए A और B। अब इसका थेवेनिन तुल्य परिपथ होगा, एक स्रोत होगा जिसका विभव होगा इक्विवेलेंट, इसके श्रेणी क्रम में एक ही प्रतिबाधा जुड़ी होगी जिसकी प्रतिबाधा होगी Z इक्विवेलेंट, और ये दो टर्मिनल होंगे A और B। अब ये थेवेनिन तुल्य परिपथ हो गया। इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के मान क्या होंगे ये हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसा हमने बताया कि इक्विवेलेंट क्या है, दोनों टर्मिनल पर खुले परिपथ में विभव, तो इन दोनों टर्मिनल पर विभव कितना होगा ये हम ज्ञात करते हैं, ये खुले हुए हैं। तो इस स्थिति में यहां पर कितना विभव, जब ये दोनों टर्मिनल यहां खुले हुए हैं, इधर से धारा नहीं बहती है, तो जब इधर से धारा नहीं बहती तो धारा तो यहीं बहती है, तो ये जो विभव यहां A और B पर होगा वही विभव Z3 पर होगा। तो यहां पर विभव ज्ञात करने का अर्थ ये है कि Z3 पर विभव कितना हो वो ज्ञात कर ले। अब Z3 पर कितना विभव होगा, हमारे पास केवल ये लूप बचा, इस लूप के अनुसार Z3 में से धारा कितनी बहेगी, Z3 में से धारा बहेगी E/Z1 + Z3, और Z3 पर विभव कितना होगा, धारा गुणा प्रतिबाधा।
E अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू I। तो ये हमारे पास इस पर विभव हो जाएगा। धारा होगी इसमें E अपॉन Z1 प्लस Z3 और उस धारा को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो E अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z3, तो E Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 ये मान हो गया E इक्विवेलेंट। अब है कि Z इक्विवेलेंट कितना होगा? तो Z इक्विवेलेंट हमने लिखा है कि दोनों टर्मिनल से अंदर की तरफ मापी गई प्रतिबाधा है। ये दोनों टर्मिनल है, इससे अंदर की तरफ अगर हम प्रतिबाधा मापेंगे, तो अंदर की तरफ प्रतिबाधा मापेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा Z2, और इस Z2 के श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में ये दोनों आपस में समांतर क्रम है। उस Z2 के श्रेणी क्रम में इन दोनों के समांतर का परिणामी जुड़ा हुआ है। फिर देखिए, जब प्रतिबाधा हम मापेंगे अंदर की तरफ, इधर चलेंगे, इधर से चलेंगे, यानी कि सबसे पहले प्रतिबाधा आएगी Z2 के साथ में ये जुड़े हैं, ये दोनों आपस में समांतर है। इन दोनों के समांतर का परिणामी इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो परिणामी प्रतिबाधा क्या होगी? Z2 प्लस ये दोनों समांतर है, तो इनका परिणामी हो गया Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो Z इक्विवेलेंट का मान हो गया Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z। तो ये E इक्विवेलेंट का मान हमने निकाल दिया, ये Z इक्विवेलेंट का मान निकाल दिया। अब लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में ZL को वापस रख देते हैं। इस थेवेनिन तुल्य परिपथ में ZL को हमने वापस लगा दिया। जब वापस लगा दिया तो हमारे पास एक सिंपल एक ही लूप वाला सर्किट बन गया। इस सिंपल एक लूप वाले सर्किट में ओम के नियम से बहुत ही आसानी से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ओम का नियम इसमें लगाएंगे, हमारे पास एक स्रोत है और ये दोनों प्रतिबाधाएं एक दूसरे के श्रेणी क्रम में होंगे, तो जो धारा का मान हो गया वो क्या? E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। अब चूंकि हमने E इक्विवेलेंट का मान यहाँ निकाल लिया है, Z इक्विवेलेंट का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ये दोनों मिलकर बन गए E इक्विवेलेंट इक्वल टू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 और Z इक्विवेलेंट Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस ZL। ये वैल्यू हमने रखी। आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो Z1 प्लस Z3 एलसीएम होगा, तो Z1 प्लस Z3 से Z1 प्लस Z3 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा EZ3 अपॉन Z2 प्लस ZL, ये मल्टीप्लाई होगा Z1 प्लस Z3 से, Z1 प्लस Z3 इनटू Z2 प्लस ZL और ये बचेगा Z1 Z3। इस तरह समीकरण नंबर आएगी 5। तो समीकरण नंबर 3 इसको मैं 6 दे देता हूं। तो समीकरण नंबर 3 फिगर फर्स्ट से किरचॉफ के नियम से में ZL से बहने वाली धारा बताती है, और समीकरण नंबर 6 थेवेनिन प्रमेय से इस ZL से बहने वाली धारा का मान बताती है। अब हम देखते हैं कि 3 और 6 से जो धाराओं के मान हैं ये समान प्राप्त होते हैं। तो समीकरण 3 और 6 से प्राप्त धारा समान है, यानी कि किरचॉफ के नियम से धारा ज्ञात करें तो भी उतनी आती है जितने थेवेनिन की प्रमेय का यूज करके हम धारा का मान ज्ञात करते हैं, तब भी उतनी आती है। तो दोनों धाराएं समान आती हैं, तो ये सिद्ध करती है कि थेवेनिन प्रमेय सत्य है। इस प्रकार हम थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हैं और थेवेनिन प्रमेय का हम सत्यापन करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।